हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज की दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे जिस रास्ते से आता है भारत का तेल, आखिरकार पुतिन ने वहां की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए क्यों दे दिया आदेश। जी हां, व्लादिमीर पुतिन के इस आदेश के बाद भारत की धड़कनें बढ़ गई है। दोस्तों बताएंगे रातों रात पुतिन ने क्यों लिया यह फैसला, क्यों भारत के दोस्त ने भारत को ही चौंका दिया। वही अफगान आर्मी का पाकिस्तान पर जवाबी हमला, बॉर्डर पर बोल दिया धावा, मुनीर की सेना की चौकियां तबाह और मुनीर की सेना लंक लगाकर भागी। दोस्तों बताएंगे इस खबर में क्या होने वाला है आगे। तो वही सीमा पर ही जैसलमेर में इंडियन एयरफोर्स ने भी कर दी बड़ी दहाड़, हिला दिया पूरे पाकिस्तान को। बेहतरीन से बेहतरीन खबर बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले भारतीय सेना की ताकत का दिल से समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां रूस और यूक्रेन की जंग को 4 साल पूरे हो गए हैं। इस तबाही के युद्ध में दोनों देशों को ही भयानक नुकसान झेलना पड़ा है। अब शांति वार्ता की चर्चाएं भले ही हो रही हो, लेकिन शांति दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस जंग को लेकर बात की है। उन्होंने हाल ही में टीवी पर आकर एक ऐसी बात कही है जिसने पूरी दुनिया के बाजारों में हलचल पैदा कर दी है। व्लादिमीर पुतिन ने अचानक उस समुद्री रास्ते की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए कहा है जहाँ से भारत के लिए तेल आता है। जी हाँ, व्लादिमीर पुतिन ने आशंका जताई कि ब्लैक सी के नीचे बिछी रूस की एनर्जी पाइपलाइन और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने तुरंत आदेश जारी कर दिया कि इन सभी महत्वपूर्ण ठिकानों पर एंटी टेररिस्ट सुरक्षा को कई गुना बढ़ा दिया जाए और अगर आवश्यकता पड़े तो अतिरिक्त सुरक्षा उपकरण भी लगाए जाएं। व्लादिमीर पुतिन का इशारा साफ तौर पर यूक्रेन और उसके पश्चिमी मददगारों की तरफ है। रशिया को डर है कि जिस तरह पहले नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाया गया था, वैसा ही कुछ ब्लैक सी में भी हो सकता है। इसीलिए पुतिन ने न सिर्फ पाइपलाइनों बल्कि सार्वजनिक जगहों पर और ट्रांसपोर्ट हब पर भी मैक्सिमम कवरेज देने का आदेश दिया है। अब सवाल यह है कि इससे भारत पर क्या असर होगा, आखिर क्यों ये आदेश, क्यों ये अपडेट भारत की बढ़ा रहे टेंशन, बता दें। दरअसल ब्लैक सी वो इलाका है जहां से भारत में आने वाला रूसी तेल और गैस गुजरते हैं। रशिया इस समय भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर है। अगर इन पाइपलाइनों पर या जहाजों के रास्तों पर कोई हमला होता है तो भारत को होने वाली तेल की सप्लाई रुक सकती है और इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा, क्योंकि तेल की कमी होते ही पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। तो यह सबसे बड़ी जानकारी दोस्तों कि क्यों भारत को यह खबर परेशान कर रही है। व्लादिमीर पुतिन के इस आदेश ने वाकई में भारत की धड़कनें बढ़ा दी हैं। दोस्तों आपकी क्या इस पर राय, साथ ही साथ अगली खबर बता दें। अफगान आर्मी का पाकिस्तान पर बड़ा ही जवाबी हमला, बॉर्डर पर बोला धावा, मुनीर की सेना की चौकियों को कर दिया तबाह। दोस्तों अफगानिस्तान की सेना ने बॉर्डर डूरंट लाइन पर पाकिस्तानी आर्मी की चौकियों पर हमला किया है। इसके बाद सीमा पर कई जगहों पर दोनों ओर से फायरिंग और झड़प की खबर है। इसमें कई चौकियों के तबाह होने और कई मौतें होने का दावा किया जा रहा है। अफगान सेना की ओर से यह जवाबी कार्रवाई पाकिस्तानी सेना के हवाई हमलों के 2 दिन बाद की गई है। पाकिस्तान सेना ने रविवार तड़के बमबारी की थी, जिसके बाद अफगानिस्तान ने हमले का कड़ा जवाब देने की बात कही थी। हुर्रियत रेडियो के मुताबिक नंगरहार में लोकल सोर्स से मिली रिपोर्ट से पता चलता है कि अफगान सेना ने प्रांत के नाजियान और डरबाबा जिलों में डूरंट लाइन के पास पाकिस्तानी मिलिट्री की जगहों पर हमले किए हैं। इस दौरान पाकिस्तानी आर्मी की कई चौकियां तबाह कर दी गई। अभी तक अफगान तालिबान ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के इस हालिया तनाव की वजह पाक आर्मी का रविवार तड़के किया गया वो हवाई हमला है। जी हाँ, पाकिस्तान की सेना ने रविवार को अफगानिस्तान की सीमा से लगे इलाकों में एयर स्ट्राइक की थी। पाकिस्तान ने टीडीपी जैसे संगठनों के ठिकानों पर बमबारी का दावा किया, जिन्हें वो पाक के अंदर कई हमलों के लिए जिम्मेदार मानता है। अफगानिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों पर हमला किया है। इस हमले में कई बच्चे और औरतें मारी गई। अफगानिस्तान ने रविवार के इस हमले पर कड़ा एतराज जताते हुए कहा था कि वो इसका जवाब देने का अधिकार रखता है, बदला अवश्य लेगा। और ठीक 2 दिन बाद मंगलवार को ही बॉर्डर पर अफगान सेना ने पाकिस्तानी चौकियों को उड़ा डाला, निशाना बनाया। पाकिस्तान की सरकार और सेना बार बार ये कह रही है कि अफगानिस्तान में पनाह पा रहे आतंकी उस जमीन पर हमले कर रहे हैं। इसी का हवाला देते हुए पिछले साल अक्टूबर में दोनों पक्षों में तनाव इतना बढ़ा था कि बॉर्डर पर युद्ध जैसे हालात बन गए थे। दोनों ओर से जान माल के नुकसान के बाद अरब देशों की मध्यस्थता में दोनों पक्षों ने सीज फायर पर सहमति जताई थी। तो वहीं नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां
उधर जैसलमेर में इंडियन एयरफोर्स की दहाड़, राजस्थान पाकिस्तान सीमा के पास वायु शक्ति 2026 की गूंज, सुखोई ने दागे 44 बम। दोस्तों, राजस्थान के जैसलमेर जिले में पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज एक बार फिर देश की सैन्य शक्ति का साक्षी बना। भारतीय वायुसेना ने यहां अपने विशाल युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2026 की अंतिम पूर्वाभ्यास गतिविधियां शुरू कर दिया। रेगिस्तान की तपती रेत के बीच लड़ाकू विमानों की गर्जना ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि देश की सीमाएं पूरे तरीके से सुरक्षित हाथों में है। मुख्य आयोजन 27 फरवरी को होगा। अभ्यास की शुरुआत सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान के हमले से हुई। इस विमान ने दुश्मन के काल्पनिक हवाई अड्डों और ठिकानों को निशाना बनाते हुए 44 बम गिराए। सटीक निशानेबाजी के साथ जैसे ही बम अपने लक्ष्य पर गिरे, रेत का घना गुबार आसमान में उड़ता दिखाई दिया। इसके बाद MiG-29 विमानों ने आगे बढ़कर दुश्मन के टैंकों के काफिले और निर्धारित ठिकानों को नष्ट करने का प्रदर्शन किया। जगुआर विमानों ने लक्ष्य क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए विशेष संरचना में उड़ान भरी और अपने हमले की क्षमता का प्रदर्शन किया। इस दौरान सीमित समय में सटीक प्रहार की कार्रवाई का प्रदर्शन भी किया गया। अधिकारियों के अनुसार देश के विभिन्न वायु अड्डों से कुल 73 लड़ाकू विमान उड़ान भरकर जैसलमेर के चंदन क्षेत्र में अपने लक्ष्य साधेंगे। यह समन्वित सैन्य शक्ति का व्यापक प्रदर्शन है। इस युद्धाभ्यास में 100 से भी अधिक लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और परिवहन विमान भाग ले रहे हैं। स्वदेशी आकाश मिसाइल प्रणाली ने भी अपने लक्ष्य को भेद कर वायु रक्षा क्षमता का प्रदर्शन किया। यह अभ्यास आक्रामक और रक्षात्मक दोनों प्रकार की रणनीतियों को परखने का महत्वपूर्ण अवसर है। जी हाँ दोस्तों, पोखरण की रेत से उठती यह गर्जना केवल अभ्यास भर नहीं है, बल्कि सीमाओं की सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रदर्शन भी है। पाकिस्तान सीमा के निकट हो रहा यह आयोजन रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वायु शक्ति 2026 ने एक बार फिर दिखा दिया है कि देश की वायुसेना हर परिस्थिति में त्वरित और सटीक कार्रवाई करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ऐसे में ऑल द बेस्ट इंडियन आर्मी आप लोग कमेंट में अवश्य कहिए दोस्तों। लेकिन आपको बता दें, यहाँ पर एक उदास कर देने वाली खबर यह है कि तकनीकी गड़बड़ी के कारण युद्धाभ्यास में शामिल नहीं हो पाया तेजस। वायुसेना के लड़ाकू विमान तेजस के एक अग्रिम हवाई अड्डे पर रनवे के आगे निकल जाने की घटना को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने मामूली तकनीकी खराबी करार दिया है। HAL ने विमान के दुर्घटनाग्रस्त यानी क्रैश होने की सूचनाओं को गलत बताया है। सोमवार को HAL ने बयान जारी किया कि इसमें उन्होंने बताया कि HAL ने तेजस विमान के कथित तौर पर ब्रेक फेल होने के बाद रनवे से आगे निकल जाने और क्रैश होने की खबरों का संज्ञान लिया। HAL प्रवक्ता की ओर से विमान क्रैश होने को गलत बताया, कहा कि हवा में ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ है। उनके बयान के अनुसार जमीन पर विमान में कुछ मामूली तकनीकी गड़बड़ हुई थी। फिलहाल इस तकनीकी गड़बड़ की जांच चल रही है दोस्तों। यही वजह है कि इस वजह से तेजस लड़ाकू विमान दोस्तों इस युद्धाभ्यास में शामिल नहीं हो पाया। तो वहीं आपको अगली खबर बता दें, शेख हसीना नहीं छोड़ेंगी बांग्लादेश, कर ली लौटने की तैयारी। दिल्ली में मीटिंग के बाद बड़ा ऐलान दोस्तों। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहते हुए शेख हसीना को मजबूरी में अपना देश छोड़ना पड़ा था। वो जुलाई 2024 के विद्रोह में किसी तरह जान बचाकर भारत शरण लेने पहुंची थी। तब से लेकर अब तक वो यहीं भारत में ही हैं और बांग्लादेश से उन्हें बार बार लौटाए जाने की डिमांड हो रही है। वहीं चुनाव में आवामी लीग के साथ हुई नाइंसाफी पर शेख हसीना चीख पड़ी है। हाल ही में उन्होंने बांग्लादेश वापसी की तैयारी कर ली है। शेख हसीना ने दिल्ली में मीटिंग के बाद एक बड़ा ऐलान किया है, जिसके बाद ढाका में हलचल तेज हो गई। जी हाँ, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दिल्ली में बैठकर अपनी पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग की है। वो मंगलवार को ढाका में हुई आवामी लीग की वर्किंग कमेटी की बैठक में दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ी थी। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश लौटने को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। शेख हसीना ने कहा कि मानसिक और शारीरिक तौर पर तैयार हो जाइए, अब सबको अपने वतन लौटना होगा और सड़कों पर उतरकर संघर्ष करना होगा। उन्होंने कहा कि बोरिया बिस्तर बांध लो, अब देश लौटने और मैदान में उतरने का वक्त आ चुका है। शेख हसीना ऐसे वक्त में लौटने की बात कही है जब बांग्लादेश में उन्हें फांसी पर लटकाए जाने की सजा सुनाई जा चुकी है और उनकी पार्टी पर कई तरह की पाबंदियां भी लगी हुई हैं। अपने बयान में हसीना ने हाल ही में हुए बांग्लादेश के चुनावों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने इसे एक मजाक बताया और दावा किया कि जनता ने वोटिंग का बहिष्कार किया था। उन्होंने कहा कि 60% वोटिंग का आंकड़ा पूरे तरीके से फर्जी है, क्योंकि चुनाव से पहले ही बैलेट बॉक्स भर दिए गए थे। हसीना ने मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार और तारिक रहमान के प्रभाव वाली व्यवस्था को सीधी चुनौती दी है। उन्होंने अपनी पार्टी पर लगी पाबंदी को अवैध बताते हुए कहा कि यूनुस सरकार खुद गैर कानूनी थी, इसलिए उनके आदेश भी मायने नहीं रखते। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर
अगर सरकार ने अवामी लीग पर बैन नहीं हटाया तो पार्टी अपनी रणनीति खुद तय करेगी और कड़े कदम उठाएगी। अब ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो चुकी है कि शेख हसीना वाकई में बांग्लादेश लौटने वाली हैं। अब सवाल यह है कि क्या वहां एक बार फिर बड़े पैमाने पर हिंसा या आंदोलन की शुरुआत होने वाली है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या है आपकी राय इस मुद्दे पर जरूर बताइएगा, साथ ही साथ बता दें वहीं क्या मोहम्मद यूनुस के साथ तारिक रहमान ने भी बड़ा खेला कर दिया है। तारिक रहमान की जीत के बाद भले ही मोहम्मद यूनुस इसे अपनी ही जीत मान बैठे हो, लेकिन बांग्लादेश की मौजूदा हकीकत इससे काफी उलट दिखाई पड़ती है। दोस्तों, राष्ट्रपति बनने का सपना देख रहे मोहम्मद यूनुस को तारिक रहमान प्रधानमंत्री बनने के बाद एक झटके दे रहे हैं और उनके फैसलों को बदलते जा रहे हैं। इसे लेकर बांग्लादेश की दुनिया भर में किरकिरी हुई। तारिक रहमान जिस तरीके से फैसले ले रहे हैं उससे बांग्लादेश की राजनीति में एक नई शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते पिछले कुछ समय से बेहद नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। ये बदलाव लोगों को एक नई उम्मीद दे रहा है कि अब हालात बेहतर हो सकते हैं। मोहम्मद यूनुस के कार्यकाल के दौरान भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में काफी खटास आ गई थी, बातचीत कम हो गई थी, बयानबाजी ज्यादा होने लगी थी और कई जरूरी मुद्दे अटक गए थे। ऐसे माहौल में भरोसा कमजोर हो गया था। इसीलिए अब जब तारिक रहमान सत्ता में आए हैं तो सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि दोनों देश फिर से बातचीत शुरू करें और रिश्तों को सुधारने की कोशिश करें। नई सरकार बनने के तुरंत बाद भारत की ओर से जो प्रतिक्रिया सामने आई वो काफी अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तारिक रहमान को बधाई दी और भारतीय संसद के स्पीकर ओम बिरला उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। ये संकेत साफ है कि भारत इस नई सरकार के साथ रिश्ते सुधारना चाहता है और एक सकारात्मक शुरुआत के लिए तैयार है। दोस्तों, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि तारिक रहमान के सरकार के अंदर या इनके कार्यकाल के दौरान मोहम्मद यूनुस को जरा भी भाव नहीं मिलेगा? वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि उनके हर एक फैसलों को फिर से स्क्रूटनी में डाल दिया है। दोस्तों, तारिक रहमान ने मोहम्मद यूनुस ने वीजा रोका तो वहीं तारिक रहमान ने वीजा बहाल कर दिया। दोस्तों, दूसरा बदलाव, यूनुस कार्यकाल के मामलों की फिर से जांच होगी। तीसरा बदलाव, सीजीएस की नियुक्ति से आर्मी चीफ का कद कम हो चुका है। चौथा बदलाव, तारिक रहमान की सरकार में शेख हसीना को बड़ी राहत मिलती दिखाई दे रही है। कैसे बता दें, उनकी पार्टी की गतिविधियां फिर से सक्रिय हो गई है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक ट्रिब्यूनल यानी आईसीडी में उनके खिलाफ चल रहे मामलों से जुड़े मुख्य अभियोजक ताजुल इस्लाम को पद से हटा दिया गया है। शेख हसीना के खिलाफ इस ट्रिब्यूनल में 100 से अधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें भ्रष्टाचार और नरसंहार जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। ऐसे में अभियोजक का बदला जाना उनके लिए राहत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ताजुल इस्लाम को उनका कड़ा विरोधी माना जाता था। वहीं पांचवा बदलाव, यूनुस के सहयोगियों के देश छोड़ने की चर्चा तेज हो चुकी है कि लगातार यूनुस के सहयोगी बांग्लादेश छोड़कर भाग रहे हैं। छठा बदलाव है, अल्पसंख्यकों को समान अधिकार और सुरक्षा भी मिलेगा, जो कि यूनुस के सरकार में नहीं मिला था। हिंदुओं की क्या स्थिति थी, क्या हालत हुई थी, लगातार मर्डर हो रहे थे, अत्याचार हो रहे थे हिंदुओं पर, जो कि अब ऐसा नहीं होने वाला। ये वादा किया है तारिक रहमान ने, भरोसा दिलाया है कि बांग्लादेश में हर नागरिक को समान अधिकार और सुरक्षा मिलेगी। उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी मुस्लिम हो, हिंदू, बौद्ध या ईसाई, हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के सुरक्षित वातावरण दिया जाएगा। हर नागरिक, चाहे उसकी राजनीतिक या धार्मिक पहचान कुछ भी हो, सम्मान और सुरक्षा के साथ वो बांग्लादेश में जीवन जी सकेंगे। ये बड़ी बात कही है दोस्तों तारिक रहमान ने, बड़ा बदलाव किया है। और साथ में बदलाव की बात करें तो अमेरिका के साथ ट्रेड एग्रीमेंट की समीक्षा करेगा बांग्लादेश, यानी कि बांग्लादेश ने अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौते पर पुनः विचार करने का फैसला किया है, जो कि वाकई में फिर एक और नया झटका मोहम्मद यूनुस के फैसले को दिया है। आठवां और अंतिम बदलाव की बात करें तो बांग्लादेश में अवामी लीग के दफ्तर खुलने लगे हैं। दोस्तों, इससे बड़ी बात क्या ही होगी, जिससे कि भारत को भी उम्मीदें दिखने लगी है बांग्लादेश के साथ में। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध पोतों का चूरन बनाएगा चाइना, ईरान से हो गई सीक्रेट डील, अमेरिका के सिर पर फटेगा 250 केजी बारूद। दोस्तों, ट्रंप के पास दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी है और इसी के घमंड में वो बार बार ईरान को धमकाते रहते हैं। उन्होंने मान लिया है कि ईरान हथियारों के मामले में तो उनका सामना नहीं कर सकता, लेकिन यहीं पर खामेनी ने उनको मात दे दी। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में ईरान ने चीन के साथ एक खतरनाक डिफेंस डील फाइनल कर डाली है, जिसमें अमेरिका के जंगी जहाज से निपटने के लिए बेहद खतरनाक सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल की खेप खरीदी जाएगी। आगे अब ये सवाल उठ रहे हैं कि जिनपिंग से कौन सी मिसाइल खरीद रहा है खामेनी और ये कितनी पावरफुल है। दोस्तों, मिडल ईस्ट में इस समय युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जंगी जहाज ईरानी तट के करीब तैनात कर दिए हैं, तो दूसरी तरफ ईरान ने चाइना के साथ मिलकर एक ऐसी गुप्त डील फाइनल कर ली है जिसने पेंटागन की नींदें उड़ा दी है। राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार ईरान चाइना से CM-302 नाम की बेहद खतरनाक सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइलें खरीदने जा रहा है। ये मिसाइलें इतनी तेज है कि दुश्मन
के रडार भी इनको नहीं पकड़ पाते। इनकी रेंज करीब 290 किलोमीटर है और ये समंदर की लहरों के बिल्कुल करीब से बहुत तेज रफ्तार में उड़ती है। इजराइल के पूर्व इंटेलिजेंस ऑफिसर का कहना है कि अगर ये मिसाइलें ईरान के पास आ गई तो उस इलाके में मौजूद किसी भी जहाज को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। ये मिसाइलें सीधे अमेरिकी विमान वाहक पोतों को डुबोने की ताकत रखती हैं। दोस्तों बताया जा रहा है कि ईरान और चीन के बीच ये बातचीत पिछले 2 साल से चल रही थी, लेकिन पिछले साल ईरान इजराइल के बीच हुई 12 दिनों के जंग के बाद इसमें तेजी आ गई। ईरान के रक्षा मंत्री उप मंत्री खुद चाइना गए थे ताकि इस सौदे को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। वहीं चाइना ने इस डील पर अभी तक चुप्पी साधे रखी हुई है। अगर ये सौदा पूरा होता है तो ये दशकों बाद होगा कि चाइना ने ईरान को इतना एडवांस हथियार दिया है जो सीधे तौर पर अमेरिकी घेराबंदी को तोड़ सकता है। साथ ही आपको बता दें, जहां एक तरफ ईरान ने अपने आप को अमेरिका से लड़ने के लिए मजबूत बना लिया है या मजबूत बनाने का पूरा प्रयास कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन ने अमेरिका का समर्थन करने से हाथ पीछे खींच लिया दोस्तों, और बता दिया कि क्यों वो ईरान के साथ जंग में अमेरिका की मदद नहीं करेगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अभी तक अमेरिका को ईरान पर हमले करने के लिए ब्रिटेन के नियंत्रण वाले ठिकानों का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी है। उन्होंने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की और साफ साफ कहा कि जब तक हमले के उद्देश्य और उसके कानूनी आधार को ठीक से समझ नहीं लिया जाता तब तक ब्रिटेन किसी सैन्य कार्रवाई में शामिल नहीं हो सकता। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में बड़ी सैन्य तैयारी की है, जिसे 2003 में इराक पर हमले के बाद सबसे बड़ी तैनाती बताई जा रही है, लेकिन अब तक अमेरिकी विमान ब्रिटेन के चागोस आइलैंड स्थित डिएगो गार्जिया बेस या ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स स्टेशन RAF से ईरान पर हमले की इजाजत नहीं पा सके हैं। ये दोनों ठिकाने हमले की उड़ानों की संख्या बढ़ाने में मददगार हो सकते हैं, हालांकि जरूरी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने स्टारमर की आलोचना करते हुए कहा है कि वो मुल्लाओं का साथ दे रहे हैं और इससे ईरान को परमाणु बम बनाने का मौका मिल सकता है। जॉनसन ने आरोप लगाया कि स्टारमर अपने अटॉर्नी जनरल रिचर्ड हर्मर की सलाह से प्रभावित हैं, जिन्होंने कहा है कि जब तक ईरान से तुरंत खतरा साबित ना हो तब तक हमला कानूनी नहीं माना जा सकता। वही एक और अमेरिका के लिए टेंशन भरी खबर दोस्तों, अमेरिका के न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर के टॉयलेट हुए जाम, 45 मिनट लाइन में लगना पड़ रहा मरम्मत के लिए टेक्नीशियन और सैनिकों में तगड़ी झड़प। जी हाँ दोस्तों, ईरान के खामेनेई सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने या फिर ईरान को दहलाने के लिए भेजे गए जंगी जहाज जंगी एयरक्राफ्ट कैरियर की बर्बादी को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है दोस्तों। ईरान की तरफ से बढ़ रहा अमेरिकी न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड फोर्ड एक अलग ही संकट से जूझ रहा है। जहाज के ज्यादातर टॉयलेट जाम हो चुके हैं। इससे 4500 से भी ज्यादा नौसैनिकों को रोज 45 मिनट तक लाइन में लगना पड़ रहा है। संकरी पाइपलाइन और वैक्यूम बेस्ड सिस्टम की डिजाइन में खामी के चलते टॉयलेट बार बार जाम हो रहे हैं। जहाज वैक्यूम बेस्ड सीवेज सिस्टम पर चलता है, जिसमें एक वॉल्व खराब होने से पूरे डिपार्टमेंट का टॉयलेट सिस्टम बंद हो जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार टेक्नीशियन और सैनिकों के बीच झड़प की भी खबर आ रही है, क्योंकि मरम्मत करने वाले इंजीनियर रोज लगभग 19 घंटे काम कर रहे हैं। पिछले साल मार्च में भी 4 दिन में 205 टॉयलेट खराब होने की शिकायतें सामने आई थी, और ये जानकारी तब आ रही है जब USS जेराल्ड फोर्ड पर 600 से भी ज्यादा टॉयलेट मौजूद हैं, जो 10 अलग अलग जोन में बटे हुए हैं। ये एयरक्राफ्ट कैरियर बीते 8 महीने से समुद्र में है और लगातार ऑपरेशनल मूवमेंट की वजह से रूटीन मेंटेनेंस नहीं करवा पा रहा है। करीब $13 बिलियन की लागत से बना यह युद्धपोत दुनिया का सबसे महंगा माना जाता है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को 2017 में कमीशन किया गया था। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर सख्ती दिखाकर दुनिया को जिस प्रकार से अपनी ताकत का संदेश देना चाहते हैं, अपना पावर दिखाना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके ही सैनिकों की हालत खराब है दोस्तों। जैसा कि हमने आपको बताया, USS जेराल्ड आर फोर्ड आधुनिक युद्धपोत पर पिछले 8 महीनों से लगातार सैनिक तैनाती पर हैं और अब इसकी तैनाती फिर बढ़ा दी गई है। इससे जहाज पर तैनात हजारों सैनिक और उनके परिवारों पर भारी दबाव पड़ रहा है दोस्तों। परिवार से दूरी सैनिकों को हर पल रुला रही है। ये विमान वाहक पोत पिछले साल जून से समंदर में है। पहले इसे भूमध्य सागर भेजा गया था, फिर कैरिबियन क्षेत्र में मिशन के लिए मोड़ दिया गया। बाद में इसे फिर से अटलांटिक पार कर मिडल ईस्ट में भेजने का आदेश दिया गया। ईरान को डराने के लिए ये तैनाती की गई है। ऐसे में फोर्ड के सैनिक पहले से ही 8 महीने घर से दूर रह चुके हैं और ये अवधि 11 महीने तक और बढ़ा दी गई है।
ये अमेरिकी नौसेना के इतिहास में सबसे लंबी लगातार तैनाती का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। ऐसे में रिपोर्ट के अनुसार जहाज पर तैनात कई जवानों ने बताया कि वे मानसिक और भावनात्मक दबाव में हैं। एक महिला सैनिक ने कहा कि वो अपनी छोटी बच्ची से लगभग 1 साल से दूर है और अब नौसेना छोड़ने पर विचार कर रही है। एक अन्य सैनिक अपने परदादा की मृत्यु के समय घर ना जा सका। कई जवानों ने परिवार की शादियां, जन्मदिन और अन्य जरूरी मौके मिस कर दिए हैं। ये सारी जानकारी रिपोर्ट के द्वारा सामने आई है दोस्तों कि कैसे अमेरिकी सैनिक डोनाल्ड ट्रंप की वजह से परेशान हैं। डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि बस उन्होंने आदेश दे दिया और काम होना चाहिए, लेकिन उनको नहीं पता कि कैसे उनके इस एक आदेश की वजह से सैनिकों को सफर करना पड़ता है, ग्रसित होना पड़ता है, मानसिक दबाव झेलना पड़ता है। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के शासन चलाने को लेकर? आप डोनाल्ड ट्रंप को 0 से लेकर 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? कमेंट में जरूर लिखिएगा। उनके शासन चलाने के तौर तरीकों पर जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। हम आपके इस कमेंट का जवाब जरूर देखना चाहते हैं, तो बताइएगा जरूर कि 0 या 10 या इस बीच कोई और नंबर। देखते हैं क्या नंबर देते हैं आप लोग। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर फ्रांस का भारत को सोर्स कोड देने से इनकार। उधर रशिया का ललचाने वाला ऑफर। क्या राफेल जेट की जगह ले सकते हैं सुखोई 57 दोस्तों? भारत की फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की डील खटाई में पड़ सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि फ्रांस ने भारत को राफेल जेट के सोर्स कोड तक पहुंच से इनकार कर दिया है। फ्रांस के भारत को सोर्स कोड से इनकार को एक्सपर्ट्स न सिर्फ डील के लिए मुश्किल का सबब बनता देख रहे हैं, बल्कि इसे रशिया के लिए भी मौका मान रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे रूस को भारत के सामने अपने सुखोई 57 जेट को पेश करने का मौका मिलेगा। मॉस्को जेट की तकनीक ट्रांसफर पर राजी है, जो भारत के लिए अच्छा ऑफर है। मिलिट्री वॉच मैगजीन के मुताबिक फ्रांस ने भारत को राफेल लड़ाकू विमान के मुख्य इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सूट को नियंत्रित करने वाला सोर्स कोड देने यानी एक्सेस से इनकार किया है। फ्रांस का यह फैसला भारतीय वायुसेना की परिचालन स्वतंत्रता को सीधे प्रभावित करेगा। इससे भारत राफेल जेट को मॉडिफाइड, अपग्रेड या स्वदेशी हथियारों को इंटीग्रेट नहीं कर सकेगा। भारत को फ्रांस से अब तक 36 राफेल मिले हैं। इंडियन एयरफोर्स 36 राफेल पर प्रतिबंधों को स्वीकार कर लिया था। एयरफोर्स को अतिरिक्त 114 राफेल मिलते हैं, तो ये उसके बेड़े में दूसरा सबसे व्यापक रूप से तैनात विमान होगा। ऐसे में भारत के लिए 114 राफेल का सोर्स कोड छोड़ना आसान नहीं होगा, क्योंकि भारत लगातार अपनी सैन्य तकनीक को बेहतर करने पर काम कर रहा है। अपने भारत ने हालिया वर्षों में फ्रांस समेत कई पश्चिमी देशों से हथियार खरीदे हैं, लेकिन रशिया उसका सबसे बड़ा और भरोसेमंद सहयोगी है। एक तरफ फ्रांस राफेल की तकनीक पर पीछे हट रहा है, वहीं बीते साल जून में रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने लाइसेंस प्रोडक्शन डील के हिस्से के तौर पर सुखोई 57 5 हैवी जनरेशन के सोर्स कोड का पूरा एक्सेस देने का एक ऐसा ऑफर भारत को दिया जो पहले कभी नहीं हुआ। भारत को सोर्स कोड का पूरा एक्सेस मिलने से वो सुखोई 57 फाइटर प्लेन के बीच अपनी कस्टमाइजेबिलिटी के लेवल और स्वदेशी टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट कर सकता है। ये पूरी तरीके से एक ज्वाइंट प्रोग्राम के स्टेज तक पहुंच सकता है। इससे भारतीय डिफेंस सेक्टर को जरूरी तकनीकी साझा ऑनरशिप मिल सकती है। ये टेक्नोलॉजी शेयर और ऑपरेशनल ऑटोनॉमी पर फ्रांस की पाबंदियों के उलट है। अब देखना ये होगा दोस्तों कि अपना भारत सोर्स कोड की वजह से फ्रांस को छोड़ रशिया की तरफ जाता है, या फिर क्वालिटी को देखकर फ्रांस से ही सोर्स कोड को लेकर समझौता कर लेगा, सेक्रीफाइस करके। क्या फ्रांस का ही ये राफेल खरीदेगा? क्या है आपकी राय दोस्तों इस पर? ये देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। तो वहीं आपको बता दें, ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। और जाते जाते वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा, जहां पर भी आपका ग्रुप हो दोस्तों, व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स, चाहे जहां पर भी शेयर अवश्य कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।